पीसीएस मंथन परिवार के एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन दोनों पे आपका स्वागत है। और हमारे इतिहास की आधुनिक भारत की श्रृंखला निरंतर जारी है और उसमें आज हम देखते हैं तो टेस्ट नंबर हमारा 50 है। ये हमारा टेस्ट नंबर 50 है, यानी कि 50 आउट ऑफ 90। और आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं किसकी? आधुनिक भारत, यानी कि जो हम इस समय जो टेस्टों को प्रयास कर रहे हैं वो कौन सा है? आधुनिक भारत। ठीक, इसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम भी होगा। तो आधुनिक भारत से हमारी बात चल रही है और आधुनिक भारत में आज हमारा टेस्ट नंबर 2 है, जिसमें हम देखेंगे कि मराठा और सिखों के बीच में, वो मराठा और जो है अंग्रेज़ों के बीच में, अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच में बहुत सारे युद्ध होते हैं जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जानते हैं, मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं, आंग्ल मराठा युद्ध भी मिलेंगे और आपको आंग्ल सिख युद्ध भी मिलेंगे। तो इनसे संबंधित अंग्रेज गवर्नर जनरल और युद्धों से संबंधित ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने ज्ञान को परखिए, देखें आप कितने प्रिपेयर हैं। आइए हमारे साथ, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही का चयन करना है कि कौन सा सही है। तो आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय सुकरचकिया मिसल, यानी कि पंजाब जब स्थापित होता है स्वतंत्र राज्य के रूप में, तो यहाँ पर 12 मिसलें होती हैं। उन 12 मिसलों में से एक बहुत महत्वपूर्ण मिसल है जिसे कहते हैं सुकरचकिया मिसल। महाराजा रणजीत सिंह अहलूवालिया मिसल से थे। 2 क्वेश्चन है, बताना है केवल एक सही है, 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो एक ना दोनों सही है। आपका क्या विचार कहता है? तो बात यहाँ पर साफ साफ आती है कि पहला वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन दूसरा वाला गलत हो जाता। गलत इसलिए हो जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह, जो महाराजा रणजीत सिंह हैं, ये किससे थे? ये सुकरचकिया से थे, ना कि अहलूवालिया समिति से। ठीक, तो यहाँ पर होगा हमारा केवल एक कथन ही हमारा क्या होता है? सही होता है, इसलिए आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक, देख लीजिए, सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे कौन? महाराजा रणजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? पूछा है कौन से युग्म या कितने युग्म सुमेलित हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। तो इसमें पूछ रहा है, पहला वाला कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध वॉरेन हेस्टिंग के समय, द्वितीय आंग्ल मैसूर या कर्नाटक युद्ध कार्नवालिस के समय, चतुर्थ जो चौथा युद्ध होता है वो आंग्ल मैसूर युद्ध बेलेजली के समय। तो उसमें पूछा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही हैं। केवल एक सही है या 2 सही है, 1 2 सही है या केवल 3 सही है। इसका मतलब ये साफ होता है कि तीनों तो सही नहीं है। जब तीनों सही नहीं है तो इसका मतलब है कि इसमें से कुछ ना कुछ डाउट है। तो पहला वाला क्या हो जाता है? गलत। क्यों? वॉरेन हेस्टिंग नहीं होता है इस समय। दूसरा, द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध किसके समय? कार्नवालिस के समय। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात भी सही नहीं है। क्या हो गया? ये भी गलत। यानी बचता क्या हमारे पास में? चौथा वाला विकल्प इसलिए सही है क्योंकि ये मिला हुआ है कि तीसरा जो चौथा वाला जो तीसरा विकल्प है वो सही है, क्योंकि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध वेलेजली के समय ही होता है। इसलिए आंसर हम जाएंगे किसकी तरफ? डी की तरफ। केवल तीसरा सही है। ठीक, आइए, प्रश्नोत्तर का विकल्प डी स्पष्टीकरण है, डी सही है, पर ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। ये एक नहीं है, क्या है? केवल युग्म 3 सुमेलित है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसको आप भूल जाइए ऐसे। अब यहाँ से आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लें, चाहे बाद में नोट कर लें या हमारे साथ ही चलें। आंग्ल मैसूर पहला वाला होता है लॉर्ड वेरेलस्ट के समय, दूसरा होगा वॉरेन हेस्टिंग के समय, उसमें पहला दे रखा था, पहला नहीं था। तीसरा होता है कार्नवालिस के समय और चौथा जो होता है वो बेलेजी के समय होता है। तो ये 4 युद्ध हुए थे, कर्नाटक युद्ध के नाम से इन्हें हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोर्टो नोवा के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक युद्ध होता है, बहुत ही प्रसिद्ध है और ये मैसूर के साथ में होता है, नाम है इसका पोर्टो नोवा। पोर्टो नोवा का युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेज कौन सा था इसमें? उनकी तरफ से आयरकूट के बीच हुआ था। इस युद्ध में टीपू की विजय हुई, पर उसे कोई तत्कालिक इसका लाभ नहीं मिला। और पूछा इसमें से उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? इस बात पे जरूर ध्यान देना। तो बताइए कौन से सही नहीं है? क्या दोनों सही हैं या दोनों में से कोई सही नहीं है? तो ध्यान देना, ये दोनों ही कथन कैसे हैं? गलत हैं, क्योंकि यहाँ टीपू नहीं है, यहाँ हैदर अली है। आयरकूट सही है,
यहाँ टीपू की विजय नहीं हुई थी, किसकी हुई थी? आयरकूट की विजय हुई थी, उसे तत्कालिक कोई लाभ नहीं मिला था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसकी व्याख्या देखते हैं। पोर्टो नोवा, डेट याद रखनी है आपको। डेट क्या है? 1781। 1781 पोर्टो नोवा का युद्ध हैदर अली और अंग्रेज आयरकूट के बीच हुआ था। इस युद्ध में हैदर अली की पराजय हुई थी और सर आयरकूट की क्या हुई थी? विजय हुई थी, पर उसे तत्कालिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए दोनों ही कथन सही नहीं है या सत्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर है आपके समक्ष। क्वेश्चन नंबर 4 है और एक संधि के संदर्भ में कहा गया है। एक संधि है जिसके संदर्भ में कहा गया कि किस संधि से असंतुष्ट होकर, किसने बोला था? वॉरेन हेस्टिंग ने कहा था। क्या बोला था? यह है लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है, मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि वह संधि के बावजूद भी कर्नाटक को खो देगा। ये स्टेटमेंट है किसका? वॉरेन हेस्टिंग का, कि मैकार्टनी कैसा व्यक्ति है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि अभी भी इस संधि के बाद भी, इस जिस संधि के बारे में कि बोले कि वो कर्नाटक को खो देगा। अब कर्नाटक की बात चल रही तो आप ध्यान रखना कि ये किससे संबंधित होगा? मैंगलोर। ठीक, ना पुरंदर की संधि है, ना रंगपट्टनम की है, किसकी है? मैंगलोर की है। आइए आगे आते हैं। तो ये संधि होती है कब? मैंगलोर की संधि को ध्यान रखना 1784। कई संधियां होंगी, जैसे कि 1802 में जो एक संधि होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है, मराठाओं के साथ में होती है। कौन सी? वसीन की संधि। तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने कहा था ये बात। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है, लिस्ट मिलानी है आपको। कौन कौन से मिसल हैं और मैंने बोला था, और कौन कौन नेता या उसके संस्थापक हैं। तो सबसे पहले याद रखना, भंगी मिसल है, इससे छज्जा सिंह है। सुकर चकिया से चरत सिंह है, यानी कि सुकर चकिया जो मिसल है उसके संस्थापक कौन है? चरत सिंह है। लेकिन इसके जो है महाराजा रणजीत सिंह वो इसी मिसल से थे। आगे देखते हैं तो अहलूवालिया जो है, अहलूवालिया इससे कौन है? जस्सा सिंह है। और निशान वालिया मिसल से जो है सरदार संगत सिंह है। तो आप इनको मिलान से देख सकते हैं। जो हमारा बैठ रहा है विकल्प वो कौन सा है कि ए का हो जाएगा कौन सा? 3। तो ए का 3 हमें एक ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। किस में दिखाई दे रहा है? वो इसमें दिखाई दे रहा है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, क्योंकि वो जो अहलूवालिया समिति है उसके कौन है? जस्सा सिंह है। आइए देख लेते हैं, नोट डाउन कर लें। ये दे रखा है अहलूवालिया मिसल जस्सा सिंह, भंगी मिसल छज्जा सिंह, सुकर चकिया चरत सिंह। तो चकिया और चरत दोनों को क्या कर सकते हैं आप? कनेक्ट कर सकते हैं। और निशान को उसने छोड़े सरदार संगत सिंह ने, तो संगत की तो निशान वैसे ही रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, टीपू सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला है पहले कथन में, टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की। श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान प्रथम भारतीय शासक थे जिन्होंने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था का मिश्रण किया था। और पूछ रहा है कौन से कथन सही नहीं है। पढ़ लीजिए सही से और फिर विचार कीजिए, फिर बताइए कौन सा इसमें सही नहीं है। ठीक, तो ध्यान देना, ना ही 1 ना ही 2, क्योंकि ये दोनों ही कथन कैसे हैं? करेक्ट हैं। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट कैसे करेक्ट हैं, इसलिए आंसर क्या होगा हमारा? डी, क्योंकि दोनों ही सही हैं। ठीक, उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। आइए बिल्कुल एग्जाम के हूबहू पैटर्न पे आपको लिख चलते हैं हम, क्योंकि हम वन लाइनर वाले नहीं हैं। ये हमारा जो प्रोग्राम है, चाहे वो हमारा टेस्ट उस पर टेलीग्राम पे हो और चाहे ऐप पे आप टेस्ट देंगे, तो बिल्कुल जो एग्जाम का पैटर्न है उसी के थ्रू चलते हैं हम। ठीक, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए कहाँ दूत मंडल भेजे थे? उसने कहाँ भेजे थे? अरब भेजे, कस्तूनतियाँ भेजे, काबुल में भेजे और मॉरिशस में भेजे। तो बताइए कहाँ कहाँ भेजे? केवल 1-2 जगह भेजे या 2-3, 1-2-3 या 1-2-3-4 सब जगह भेजे थे? बोलिए। और वही थे जिन्होंने शस्त्रागार की स्थापना भी की थी और एक वृक्ष भी लगाया था लिबर्टी का। तो ध्यान देना, सभी जगह भेजे। ठीक, अब क्या करेगा यहाँ एग्जाम में? अगर एग्जाम में आयोग अगर बनाना चाहेगा प्रश्न को, तो इनमें से एक जगह हटा देगा और उसकी जगह कोई दूसरा एक विकल्प रखेगा और क्वेश्चन बना देगा कहाँ पर दूत मंडल नहीं भेजा। ठीक, तो इस तरीके के भी प्रश्न बनते हैं।
हाँ ये दिया हुआ, कस्तुतुनिया अथवा वर्साय, काबुल और मॉरिशस को दूत मंडल भेजे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, टीपू सुल्तान के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। टीपू ने अपने पिता के विरुद्ध के विपरीत सार्वजनिक सुल्तान की उपाधि धारण की थी। टीपू सुल्तान ने 1797 में अपने नाम के सिक्के भी जारी किए। अब बोलिए कौन से कथन इसमें से सही है? ठीक, कौन से कथन सही है, इस पे बात करनी है आपको। तो क्या केवल एक सही है या दोनों सही हैं? दोनों में से कोई सही नहीं है। आपका विचार क्या कहता है? करिए विचार, बताइए क्या हो सकता है इसका, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सबसे पहले देखिए, टीपू ने अपने पिता के विपरीत सार्वजनिक सुल्तान की उपाधि धारण की थी। बिल्कुल सही है, क्योंकि हैदर अली ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक। दूसरा कह रहा है कि 1797 नहीं, कब था? 1787 है। ये डेट गलत है, सिक्के तो उसने जारी किए। इमामी नाम का सिक्का था और एक सिक्का और था जो 2 रुपए का और 1 रुपए के 2 सिक्के जारी किए थे उसने, उनके नाम अलग अलग थे। आगे हम इस पे चर्चा करेंगे। तो केवल 2 कथन, केवल एक सही है, दूसरा वाला क्या हो जाता है? गलत हो जाता हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैसूर को जीतने की खुशी में स्कॉटलैंड के लॉर्ड समाज ने, क्या बोल रहा है? मैसूर की जीतने की खुशी में स्कॉटलैंड के लॉर्ड समाज ने बेलेजली को मार्किस, बेलेजली यानी लॉर्ड बेलेजली को उपाधि दी है। कौन सी? मार्किस। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में बहादुरी के साथ लड़ते हुए टीपू सुल्तान फरवरी 1799 को वीर गति को प्राप्त हुए या शहीद हो गए। कौन से कथन सही है आपको बताना है। ठीक, तो ये दोनों ही कथनों पर आप विचार करेंगे तो पहला वाला जो कथन है वो गलत हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि ये स्कॉटलैंड नहीं है, ये आयरलैंड है। हाँ, दूसरा वाला भी कथन गलत है, क्योंकि ये 1799 तो है लेकिन फरवरी नहीं है। ये क्या है? मई 1799 है। मई 1799 है। ठीक, और ध्यान देना कौन सा युद्ध हो रहा है? चौथा युद्ध हो रहा है, मैसूर युद्ध। और इस समय जो है कौन है? बेलेजली। क्वेश्चन नंबर पहले से ही ये आ रहा है, तो इसलिए आपका क्या होगा? ना तो 1 और ना ही 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। डी होगा। 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान संयुक्त अंग्रेजी सेना से बहादुरी के साथ लड़ता हुआ मारा गया। इस तरह मैसूर की स्वतंत्रता इतिहास उसके द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष की गौरवशाली अध्याय समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर फिर से अडयार वंश, ध्यान देना, इस वंश को याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है यहां से, अडयार वंश के बालक कृष्ण राय को बिठारा गद्दी पर, तथा कनारा और कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। ये ले लिया अंग्रेजों ने। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने बेलेजली को मार्किस की उपाधि, मार्विसिस की उपाधि प्रदान की थी। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 10 है आज का पहला क्वेश्चन हमारा, कथन और कारण का। तो कथन है आपका, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कुशासन के आरोप में ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। बिल्कुल, इसे ही बोलते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसको क्या बोलते हैं? द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या राज्य हड़प नीति। तो अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह, उस पर उन्होंने क्या लगाया था? कुशासन का आरोप लगाया था और उसको हड़प लिया। ठीक, डलहौजी ने हड़प नीति के तहत नागपुर, करौली, झांसी आदि का भी विलय किया था। तो कथन और कारण दोनों सही बैठते हैं, क्योंकि अगर लगाएंगे तो ये जिग-जैग फिट नहीं बैठता है, व्याख्या हमें सही नहीं देता है, एक्सप्लेनेशन इसकी हमारे पास सही नहीं आ रही है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा, कि कथन कारण तो सही है लेकिन व्याख्या ठीक नहीं है। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में वही बेलेजली और टीपू सुल्तान 1799। ठीक, आगे देखें। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के विषय में बेलेजली ने कहा था, बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को कुचल दिया। यानी कि आप देखते हो तो क्या है, ये युद्ध होता है कब? 1799 की डेट है और टीपू सुल्तान इसमें मारा जाता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने हेतु नेपोलियन बोनापार्ट को क्या किया था? पत्र व्यवहार किया था। किससे? नेपोलियन बोनापार्ट से।
तो जो स्टेटमेंट कहा है कि अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए, हमने अपने शत्रु को कुचल दिया, ये बात बिल्कुल सही है कि उसने फ्रांस में क्या भेजे थे, फ्रांस में भी लेटर भेजा था, और फ्रांस में कहा था नेपोलियन, और नेपोलियन कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं उसको, ठीक है, उसी का दूसरा नाम है, लिटिल कॉर्पोरल भी कहते हैं, ठीक है। आइए, एक और दो दोनों केवल एक गलत है, असत्य पूछा था इसमें हमसे, क्या पूछा था, कौन सा सत्य नहीं है, तो पहला वाला सत्य नहीं है, क्योंकि जो स्टेटमेंट दिया है वो तीसरे आंग्ल मैसूर के युद्ध में है, चौथे में नहीं था कि अपने शत्रु को, यानी कि जो कौन सा होता है, तीसरा मैसूर युद्ध होता है, उसमें एक प्रसिद्ध कथन, हाँ, ये किसने कहा था, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कि अपने शत्रु को हमने अपने मित्र को मजबूत बनाए बगैर हमने अपने शत्रु को क्या किया है, कुचल दिया है, असत्य है। हाँ, चौथा ये सहयोग करने के लिए मांगा था उन्होंने सहयोग, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12 है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने फरवरी 1793 में, बड़े ध्यान से देखना, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक, और कौन है यहाँ पे, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, मैसूर राजधानी को घेर लिया। यह युद्ध मार्च 1793 में श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। तो देखिए, तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1792 तक ही है। जब 1792 तक है तो यहाँ पर ये डेट जो है वो 1793 फिट नहीं बैठती, इसलिए पहला कथन आपका गलत हो जाता है। दूसरे वाले में बोला गया है यह युद्ध मार्च 1993 में, जब युद्ध ही 1992 में हुआ है तो ये मार्च 93 कैसे जा सकती है, रंगपट्टनम, श्री रंगपट्टनम की संधि। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत है और पूछा है सही नहीं है, तो 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन सी की ओर चलेंगे हम कि दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक। आगे आइए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक, टीपू के समय लड़े गए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण अंग्रेजों ने टीपू के ऊपर इस आरोप को लगाकर तैयार किया था कि उसने फ्रांसीसियों से अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त समझौता किया तथा त्रावणकोर पर उसने आक्रमण किया है। यानी किस पर आक्रमण की बात हो रही है, मैसूर में ही, कौन सा, त्रावणकोर, इसकी बात कह रहे हैं। अंग्रेजों ने मराठों और निजामों के सहयोग से श्रीरंगपट्टनम पर क्या किया, आक्रमण किया। मिडोज के नेतृत्व में, ध्यान देना कौन है, मिडोज के नेतृत्व में टीपू क्या हुआ था, पराजित हुआ था। कौन से की बात चल रही, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की है। फरवरी 1792 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू से श्रीरंगपट्टनम स्थित किले को घेरकर उसे संधि के लिए क्या किया था, मजबूर किया था। अंग्रेजों और टीपू के बीच मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। तो ध्यान देना, श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है कब होती है, मार्च 1792, और कौन सी है, श्रीरंगपट्टनम की। संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को और उसके सहयोगियों को देना होगा। साथ ही युद्ध के हर जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देने होंगे। इतनी भारी भरकम जो है डिमांड है। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह भी शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कहां रहेंगे, कब्जे में रहेंगे। तो फिरौती थी, सीधी सीधी किडनैप कर लिया भाई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप मैसूर आर्थिक तथा सामाजिक रूप से, सामरिक रूप से इतना कमजोर हो गया कि टीपू के लिए अधिक दिनों तक स्वतंत्र रखना मुश्किल हो गया था। ये कुछ पॉइंट हैं वो याद रखना जो आपका बेस तैयार करेंगे किसके लिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, क्या पूछ रहा है, सत्य नहीं है, विचार कीजिए। टीपू ने अपनी राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, सही बात है। टीपू ने अपने सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां अंकित की थी, क्या बात सही है। टीपू ने श्रृंगेरी के शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों को धन दान दिया था, सही है। टीपू ने वर्षों एवं महीनों के नाम फारसी भाषा का प्रयोग किया था, बस ये गलत है क्योंकि उसने क्या किया था, फारसी भाषा का प्रयोग नहीं किया था। किस भाषा का प्रयोग किया था, वो भाषा थी आपकी अरबी। उसने अरबी भाषा का प्रयोग किया था, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक। हैदर अली के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन हैं, इन पे विचार करें। हैदर अली ने 1855
में फ्रांसीसियों के सहयोग से डिंडीगुल में एक शस्त्रागार यानी कि ऑर्डिनेंस की स्थापना की थी। द्वितीय मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को करारा जवाब देने हेतु हैदर अली ने मराठों तथा निजाम के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया था। कौन से में? द्वितीय मैसूर युद्ध में। और बताना है कौन से सही है। तो ध्यान देना, ये दोनों ही कथन, पहला वाला भी आपका कैसा होता है? पहला वाला कथन बिल्कुल गलत है, दूसरा वाला कथन भी गलत है। क्यों है? क्योंकि ये बात है कब की? 1755 की। ठीक, पहली चीज। और ये जो बात है, जो मोर्चा बनाया है किसके साथ मिलके? मराठा तथा निजाम के साथ। वो पहले द्वितीय में नहीं, जबकि किस में बनाता है? वो प्रथम में बनाता है। ठीक, तो इसलिए आंसर होगा ना ही 1 और ना ही 2। ठीक, 1755 को याद रखेंगे, प्रथम मैसूर युद्ध है। सूची फिर आइए। मुदकी का युद्ध, फिरोज शाह का युद्ध, अलीवाल का युद्ध और सराबाओ का युद्ध। ठीक, तो अब इसमें से आपको मैच करना है कि कौन सा युद्ध कब हुआ है। खास करके आयोग उन चीज़ों को हिस्ट्री में ढूंढ के लाता है जो अनटच रह जाती हैं और रेयर बुक्स में मिलती हैं। ऐसे युद्ध ढूंढ के लाएगा। वो नहीं पूछेगा आपसे बक्सर के युद्ध में क्या हुआ, प्लासी के युद्ध में क्या हुआ, वांडीवास में क्या हुआ। उसका टॉपिक रहता है हमेशा वो जो चीज़ें हमसे छूटती हैं उनकी ओर आयोग ज़्यादा रुख करता है। तो आप देखिए, और ये चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आप हमारे 90 दिन के पूरे प्रोग्राम से जुड़े रहेंगे और आगे चलकर आप बहुत ज़्यादा जब प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्वेश्चंस को देखेंगे, आप पैटर्न समझ जाएंगे। सबसे पहले होता है अलीवाल। अलीवाल का युद्ध, तो सबसे पहली डेट देखो तो अलीवाल का युद्ध होता है कब? जनवरी 1846 में। उसके बाद होता है सरावाओ का युद्ध, तो सरावाओ का युद्ध होता है 10 फरवरी 1846 को। उसके बाद होता है वो मुदकी का युद्ध, तो मुदकी का युद्ध जो होता है वो होता है 18 दिसंबर और 1845 को। और अंततः में होता है कौन सा? 21-22 दिसंबर 1845 को। कौन सा? फिरोज शाह का युद्ध। ठीक, अब इनको लिस्ट से देखें तो आप देखेंगे तो ये अगर विकल्प में देखेंगे तो ए का कौन सा हो जाएगा? 3, और ए का 3 आपको 2 में है, इसमें नहीं है, ये भी डिलीट है, इसमें ये नहीं, ये भी डिलीट है। एलिमिनेशन मेथड है। फिर देखें कि बी का कौन सा होना चाहिए, तो बी का 4 होना चाहिए, तो बी का 4 इसमें नहीं है, इसलिए ये भी डिलीट है। आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? बी वाला। देखिए लगे हुए हैं सही सिस्टम से। मुदकी का युद्ध 18 दिसंबर 1845, फिरोज शाह का 21-22 दिसंबर में, अलीवाल का 28 जनवरी को और सरावाओ का युद्ध 10 फरवरी 1846 को है। स्क्रीनशॉट ले ले, काम आएगा आपकी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के संदर्भ में, यानी कि अब अंग्रेजों का और सिखों का युद्ध होता है, तो दूसरे वाले के संदर्भ में पूछा है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का तत्कालिक कारण मुल्तान के सूबेदार मूलराज का विद्रोह था। वेरी गुड। 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया चिलियांवाला युद्ध अनरणीत यानी अनडे रहा, उस पर कोई भी विजय नहीं हुआ, टाई अप हो गया। दूसरा कह रहा है 21 मार्च 1849 को हुए गुजरात के युद्ध में, जिसे तोपों का युद्ध भी कहा जाता। ध्यान देना, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध? तोपों का युद्ध है। तो 21 मार्च 1849 को हुए गुजरात के युद्ध, जिसे तोपों का युद्ध कहा जाता है, में सिख सेना पराजित हुई। तो कौन से कथन सही हैं? यानी कि ये कथन आपका सिख सेना बिल्कुल पराजित हुई, लेकिन डेट गड़बड़ है। ये भी सही है लेकिन डेट गड़बड़ है। ठीक, यानी आप देखेंगे तो कथन केवल 1 और 3 सही हैं, दूसरा वाला गलत होता है। ठीक है, वो क्यों होता है आइए देखते हैं। केवल 1 और 2 सही हैं, तीसरा वाला गलत है, तोपों का युद्ध वाला गलत है क्योंकि डेट गड़बड़ है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 का तत्कालिक कारण था मुल्तान के सूबेदार मूलराज का विद्रोह। मूलराज शेर सिंह और छत्तर सिंह, देखिए कौन कौन है? मूलराज, शेर सिंह और छत्तर सिंह ने पंजाब को ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त करने के लिए विद्रोह किया था। चिलियांवाला युद्ध जो 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया में, अंग्रेजी सेना के नेतृत्व में लॉर्ड गफ ने सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी और यह युद्ध अनिर्णीत रहा, यानी अनिर्णीत समाप्त हो गया। तो इसके बारे में एक स्टेटमेंट मोर भी आएगा आगे कि हमने इतना भारी भरकम खर्च किया और हमें हासिल कुछ नहीं हुआ। आगे आए।
इस युद्ध के बाद डलहौजी ने गफ के स्थान पर चार्ल्स नेपियर, यानी कि ये बहुत बड़ा मिलिट्री थिंकर था और चीफ इन कमांडर था, चार्ल्स नेपियर को प्रधान सेनापति यानी चीफ इन कमांडर, और नेपियर ने सिख सेना को 21 फरवरी 1849 को गुजरात युद्ध में बुरी तरह क्या किया, पराजित किया। गुजरात युद्ध को तोपों का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध को जीतने के बाद हेनरी लॉरेंस लॉर्ड एलनबरो की इच्छा के विरुद्ध डलहौजी ने 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 नहीं है, ये 1849 होगा, ठीक है, 30 मार्च 1849 को चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। तो किसने मिलाया, किसकी इच्छा के विरुद्ध, ठीक। महाराजा दलीप सिंह को अंग्रेजों ने 5 लाख की वार्षिक पेंशन पर रानी झिंदन के साथ कहां भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया। जाइए, पेंशन दे देते थे तुरंत, जैसे बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह, उसे भी रंगून, जाइए, ठीक। कुल मिलाकर के आते हैं, आगे देखते हैं हम जब किस युद्ध के विषय में लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि हमने भारी खर्च उठाकर एक ऐसी विजय प्राप्त की जो पराजय के बराबर है। किसने कहा है, लॉर्ड डलहौजी ने कहा है। तो ध्यान देना, लॉर्ड डलहौजी ने स्टेटमेंट दिया किसके बारे में, चिलियां वाला युद्ध के लिए दिया है कि हमने भारी खर्च करके एक ऐसी विजय प्राप्त की है जो पराजय के बराबर है, क्योंकि ये युद्ध कैसा रहा था, अनिर्णीत, यानी निर्णय नहीं हो सका था इस पे, ठीक। आगे आते हैं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट हैं। हाँ, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल एलनबरो थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में भारत के प्रधान सेनापति लॉर्ड गफ थे। लाहौर की संधि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का परिणाम थी, जो 8 मार्च 1846 को हस्ताक्षरित हुई थी, ठीक। अब पूछा कौन से कथन सही हैं, ठीक। तो ध्यान देना, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान जनरल एलनबरो नहीं थे, यहां होर्डिंग था, इसलिए क्वेश्चन फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाता है। अब बचते हैं तुम्हारे कौन से, 2 और 3, ये हमारा विकल्प होगा। आइए, 2 और 3 सत्य हैं। तो कुछ बातें हैं। प्रथम आंग्ल सिख के समय भारत के गवर्नर जनरल गवर्नर कौन था इस समय, लॉर्ड हार्डिंग है, ठीक। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में भारत के प्रधान सेनापति कौन थे, लॉर्ड गफ थे। लाहौर की संधि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का परिणाम थी, जो 8 मार्च 1886 को हस्ताक्षरित हुई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय अंग्रेजी सेना में लगती पर अधिकार कर लिया, लागती, अंग्रेजी सेना ने लागती एक जगह है उस पर अधिकार कर लिया। लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल तथा लॉर्ड गफ इस युद्ध के समय भारत के प्रधान सेनापति थे। अंग्रेजी सेना ने सर ह्यूगफ के नेतृत्व में 13 दिसंबर 1845 को मुंदकी नामक स्थान पर लाल सिंह के नेतृत्व वाली सिख सेना को पराजित किया। तो जो मुंदकी का युद्ध होता है ना, यही है, कब था ये, 22 दिसंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी डिटेल है। सिख सेनाओं को क्रमशः फिरोज शाह, ओलीवाला और सोवराओं में पराजित होने के बाद अंग्रेजों के साथ लाहौर की संधि करनी पड़ी। यानी कि आप देखते हैं तो वो लगातार जो 4 युद्धों की बात कर रहा हूं, वो परिणाम होता है किसका, लाहौर की संधि का। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को BL ग्रोवर के अनुसार को संपन्न हुई। इस संधि की शर्तों के अनुसार सिखों ने सतलज नदी के दक्षिणी ओर सभी प्रदेशों को अंग्रेजों को सौंप दिया। लाहौर दरबार 1.5 करोड़ रुपए युद्ध का हर्जाना थोपा गया लाहौर दरबार पर। सिख सेना में कटौती कर 20,000 पैदल सेना और 12,000 घुड़सवारों तक सीमित कर दिया गया। एक ब्रिटिश रेजिडेंट को लाहौर में नियुक्त किया गया, एक ब्रिटिश रेजिडेंट, ठीक। तो ये इसकी कंडीशंस थी शर्तों की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1882 में एक बार हैदर अली की विजय हुई। साम्राज्यवादी लेखकों ने टीपू सुल्तान को सीधा साधा दैत्य की संज्ञा दी है। तो बोला कौन सा क्या है, असत्य है। तो ध्यान देना, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में विजय नहीं होती है, वो किस में होती है, वो प्रथम में होती है। तो कथन केवल एक गलत है इसमें, सॉरी डी, हाँ दोनों में से कोई गलत नहीं, दोनों ही सही हैं, ठीक। आइए, 1782 में हैदर
एक बार फिर अंग्रेजी सेना को पराजित करने में सफल रहा, लेकिन युद्ध क्षेत्र में घायल हो जाने के कारण 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद युद्ध का संचालन उसके पुत्र जो टीपू सुल्तान है उसके ऊपर आ गया है। उसने अंग्रेजी सेना के ब्रिगेडियर मैथ्यूज 1783 ईस्वी में क्या किया, बंदी बना लिया। 1784 ईस्वी तक टीपू ने द्वितीय युद्ध को जारी रखा। अंततः दोनों पक्षों के बीच एक संधि होती है, कौन सी, मंगलौर की, जिस संधि के बारे में वो कहता है कि मैं जानता हूं ये कैसा आदमी है, कर्नाटक हाथ से निकल जाएगा, जिसके तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को क्या कर दिया, वापस कर दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा और कथन कारण का है। अवध का राज्य मराठों एवं बंगालों के मध्य बफर स्टेट के रूप में स्थित था। क्योंकि अंग्रेजों ने मराठा विजय होने तक अवध को मध्यवर्ती राज्य बनाए रखा, ये उनकी बफर स्टेट पॉलिसी थी। तो ए आर दोनों सत्य हैं, परंतु अगर क्योंकि लगाओगे तो ये मामला फिट नहीं बैठता है। आंसर होगा आपका बी, क्योंकि व्याख्या सही नहीं हो रही है। ठीक है, और तो सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राजा रणजीत सिंह के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट हैं। राजा रणजीत सिंह को अफगान शासक शाह सुजा से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। वेरी गुड, क्या बोल रहे हैं, राजा रणजीत सिंह को जो कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, किससे हुआ था, अफगान का शासक था शाह सुजा। राजा रणजीत सिंह ने 1838 में शाह सुजा एवं मराठों के साथ एक त्रिपक्षीय संधि या समझौता किया था। कौन से कथन सही हैं, हमसे पूछा क्या है, कौन से कथन सही हैं। अब दोनों पे आप विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से कथन जो है वो सही हैं। चलिए, राजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा मिला था किससे, शाह सुजा से, बात बिल्कुल सही है। राजा रणजीत सिंह ने 1838 में शाह सुजा एवं मराठाओं से नहीं की थी। यहां पे कौन आएंगे, अंग्रेज। शाह सुजा और अंग्रेजों के बीच में कैसा हुआ था, एक त्रिपक्षीय समझौता या संधि होती है। तो पहला वाला गलत हो जाता है, इसलिए सही कौन सा है, केवल वो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। तो आंसर क्या होगा आपका, ए होगा। आइए देखते हैं कैसे गलत है। राजा रणजीत सिंह को अफगान शासक शाह सुजा से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, अतः यह कथन असत्य है। राजा रणजीत सिंह ने 1838 में शाह सुजा एवं अंग्रेजों के साथ एक त्रिपक्षीय संधि की। इस संधि के अनुसार ब्रिटिश सेना को पंजाब से गुजरने का अधिकार प्राप्त हो गया था, क्योंकि उन्हें नॉर्थ भी देखना था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा, एक मिनट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट आपको पहचानना है। ठीक, रणजीत सिंह की सेना जिसे फौज ए आइन, यानी रणजीत सिंह की जो सेना थी उसे क्या कहते थे, फौज ए आइन, और बोला है कि उस समय एशिया की सर्वोच्च सेना थी। रणजीत सिंह ने अपने द्वारा चलाए गए सिक्कों को नानक शाही सिक्के का नाम दिया। रणजीत सिंह भारत के प्रथम शासक थे जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार नहीं की। विक्टर जैक्किमो ने रणजीत सिंह को छोटे पैमाने पर एक बोनापार्ट कहा था। और बोले कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है या सत्य है। तो ध्यान देना, एशिया की सर्वोच्च सेना नहीं थी, एशिया की दूसरी सर्वोच्च सेना थी। स्टेटमेंट पहला वाला गलत हो जाता है। ठीक है, एशिया की दूसरी सर्वोच्च सेना थी। सिख शासक रणजीत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काबुल के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी, उन्होंने लाहौर की सूबेदारी भी सौंपी। जमान शाह कौन है, यही वही है, अहमद शाह अब्दाली का बेटा है, अहमद शाह अब्दाली का। क्या बोला था इनको, राजा, और कहाँ की दे दी, लाहौर की सूबेदारी दे दी। ठीक है, रणजीत सिंह ने लॉर्ड ऑकलैंड के साथ अमृतसर की संधि कब की है, 1809 में। और बोले कौन से कथन सही हैं, क्या कहते हैं आप, कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए और फिर बताइए कि कहाँ पे गलती है इसमें और कहाँ गलती नहीं है। पहला वाला कथन आपका सही है, क्योंकि जमान शाह ने उपाधि दी और लाहौर की सूबेदारी दी। दूसरा वाला कथन आपका गलत हो जाता है, क्योंकि ऑकलैंड नहीं है। ठीक, इसलिए कथन केवल एक सही है। क्यों नहीं है सही, आइए देखते हैं।
काबुल के शासक जमान शाह अब्दाली का है पुत्र है। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि करता है प्रदान 1793 में ठीक है, वो 98 में। और लाहौर की सूबेदारी 1799 से 1805 के बीच रणजीत सिंह ने भंगी मिसल के अधिकार से लाहौर और अमृतसर को छीन लिया और लाहौर को अपनी क्या बनाया राजधानी बनाया लाहौर को। ठीक, 1808 में रणजीत सिंह ने सतलज नदी को पार कर फरीदकोट और मुलेर कोटला और अंबाला पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ तीन चीजें आपको ध्यान देनी है। 1799 से 1805 के बीच, ठीक, भंगी मिसल से छीन लिया किसको? लाहौर को, और लाहौर को क्या बनाते हैं अपनी राजधानी। 1808 में क्या करते हैं? सतलज नदी को पार कर लिया और फरीदकोट, मुलेर, ठीक, कोटला और अंबाला पर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद आए अंग्रेजों के विरोधी सिख राज्यों को भय के कारण रणजीत सिंह ने 1809 में लॉर्ड मिंटो के साथ, किसके? ऑकलैंड के साथ नहीं, किसके? लॉर्ड मिंटो के साथ में दूत चार्ल्स मेटकॉफ से अमृतसर की संधि की थी। यानी अमृतसर की संधि चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच में होती है। अमृतसर की संधि द्वारा रणजीत सिंह के सतलज नदी के पूर्वी तट को विस्तार की सीमित कर दिया गया तथा उत्तर में राज्य विस्तार की छूट दे दी गई। संधि के बाद रणजीत सिंह ने राज्य विस्तार की पूर्वी सीमा को सतलज नदी तक स्वीकार किया था। तो ये अमृतसर की संधि बहुत महत्वपूर्ण है जी। आइए बंदा बहादुर के संदर्भ में कथन है। बंदा बहादुर को उनके शिष्य सच्चा पादशाह और सच्चा सम्राट कहते थे। बंदा बहादुर के बचपन का नाम रामदेव था। बंदा बहादुर उनके पुत्रों की हत्या मुगल बादशाह फारुखशियर ने के द्वारा करवा दी गई थी। और बोले कौन से कथन सही हैं? तो सभी जानते हैं, अभी इससे पहले जब हमने पढ़ा था उसमें था, जब सिख साम्राज्य हम पढ़ रहे थे मुगल काल में, तो मुगलों का सिखों के साथ जब संघर्ष होता तो उसमें फारुखशियर भी आता है। उत्तरवर्ती मुगल प्रशासन को हमने देखा तो उसमें बहुत सारे युद्ध थे। तो वो घृणित कायर कौन? फारुखशियर। तो वो सही बात है कि बंदा बहादुर ने उनके पुत्रों की हत्या कर मुगल बादशाह फारुखशियर के द्वारा करवा दी गई थी। ये कथन बिल्कुल सही है। अब तीसरा हमारा सही हो जाता है। तो आप देखते हैं 3 है, किसमें नहीं? तो इसमें नहीं, ऑप्शन 1 चला गया। बंदा बहादुर को सच्चा पादशाह कहते थे, ऑप्शन 1 भी सही है। तो आप देखते हैं जब ऑप्शन 1 सही है तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, यानी कि जो स्टेटमेंट सही हैं वो कौन से हैं? केवल 1 और 3 सही हैं, क्योंकि उनका नाम रामदेव नहीं था, उनका नाम था लक्ष्मण देव। लक्ष्मण देव, ठीक, रामदेव ना होकर के क्या था? लक्ष्मण देव था। इसलिए स्टेटमेंट 2 वाला जो है वो रॉन्ग है और ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद की मृत्यु के बाद गुरु परंपरा समाप्त हो गई। उसके शिष्य बंदा बहादुर ने सिख का नेतृत्व संभाला। बंदा बहादुर बचपन नाम लक्ष्मण देव था ने पंजाब को सिख के किसानों को एकत्रित कर मुगलों से लगातार 8 वर्षों तक संघर्ष किया तथा सिखों को दुर्जय शक्ति बनाया। बंदा बहादुर को उनके शिष्य सच्चा पातशाह कहते थे। 1716 में फारुखशियर द्वारा उनके बच्चों की और उनकी हत्या कर दी गई। अवध के शासक हैं और उनका शासन काल दिया कि सबसे पहले कौन है, उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है। तो सबसे पहले देखेंगे तो बस कुछ नहीं, आपको क्या करना है, इनको सिस्टम से लगा दीजिए। बस इनको आप पलट दें, जो तिथियां इनको क्या करोगे आप पलट दोगे तो क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, 4 3 2 1, क्योंकि वाजिद शाह यहाँ आएगा, ये यहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ पहुँचेगा और ये यहाँ पहुँच जाएगा। 1722 से 1739 शुजाउद्दौला। ठीक, उसके बाद में देखेंगे सफदरजंग शुजाउद्दौला के बाद है। इन लिस्ट को देख लीजिए आप। अवध के शासक हैं सादत खान, 1722 से 1739 तक रहता है। उसके बाद सफदरजंग 1739 से 1754 है और शुजाउद्दौला 1754 से 1755 है। और अवध को 1856 में जब लॉर्ड डलहौजी हड़प लेता किसको? अवध को। तो उस समय वहां के शासक जो हैं वो कौन है? वो हैं वाजिद अली शाह। ठीक, वाजिद अली शाह हैं और 1856 में अवध को हड़प लिया जाता है। किसके द्वारा हड़प लिया जाता है? किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। डलहौजी इसको जब हड़पता है इसको, और इनको क्या करता है? इनको निष्कासित कर देता है। इनको निष्कासित करता है।
तो ये निष्कासित जीवन कहाँ जीते हैं जाके, ये जीते हैं जाके वहाँ पर जहाँ पर आप देखेंगे एक मज़ार भी है इनकी, लखनऊ से थोड़ा आगे एक जगह पड़ती है। और अवध से जब ये नवाब निकल रहे होते हैं तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है इन्होंने जो बहुत फेमस है, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन अब हम तो सफ़र करते हैं। जब जनता बहुत परेशान थी तो वो छोड़ने आए थे, तब उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा था कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन अब हम तो सफ़र करते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट है इनका। संभाजी के संबंध में कुछ कथन हैं और उनमें से सही कथन का चयन करना। उन्होंने कवि कलश के माध्यम से अपना राज्याभिषेक कराया था संभाजी ने। उन्होंने औरंगजेब के पुत्र दारा शिकोह को शरण दे रखी थी जिस कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ठीक, यानी कि जो संभाजी हैं ये कहीं ना कहीं आप देखोगे संभाजी के बारे में कहा जाता है ये मुगलों की कैद में भी रहे हैं। उन्होंने राज्याभिषेक किया था, कवि कलश कहाँ के थे, उज्जैन के थे। औरंगजेब के पुत्र दारा शिकोह, नहीं दारा शिकोह को इन्होंने शरण नहीं दी थी, इन्होंने अकबर के दूसरे बेटे को दी थी। स्टेटमेंट दूसरा वाला गलत है इसलिए केवल एक सही होगा, अकबर था जिसे शरण दी थी। इन्होंने उज्जैन के कवि कलश के माध्यम से राज्याभिषेक करवाया था। संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण दे रखी थी जिस कारण उन्हें मुगल सेना के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। मुगलों ने किस स्थान पर संभाजी को पराजित करके हत्या कर दी थी? ये दुर्मम हत्या मानी जाती है और कहां पे मानी जाती है? संगमेश्वर दुर्ग। ये मानी जाती है कहां पर? संगमेश्वर दुर्ग जो था वहां पर ये मामूला होता है। देखिए, मुगल सेनापति मुकर्रब खान ने संगमेश्वर में छिपे संभाजी जी को कवि कलश के साथ गिरफ्तार कर लिया। औरंगजेब की सेना ने संभाजी को पकड़कर मौत के घाट उतार दिया जिसे कि इतिहास में एक बर्बर हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। राजा राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। इन्होंने मराठा साम्राज्य को बचाने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया। राजा राम संभाजी के सगे भाई थे। सबसे पहली तो बात यह है, ये सही है क्योंकि उन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया था। ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि ये सगे भाई नहीं थे, सौतेली भाई थे, इसलिए स्टेटमेंट केवल एक सही है। आइए, संभाजी की मृत्यु के बाद राजा राम छत्रपति बने। उन्होंने मराठा राज्य को बनाए रखने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया जिससे औरंगजेब दक्षिण भारत में अपना पूर्ण अधिकार स्थापित नहीं कर पाया। मराठा राज्य के विकेंद्रीकरण से इसका स्वरूप बदल गया। राजा राम संभाजी के सौतेले भाई थे, ना कि सगे भाई। औरंगजेब के शासनकाल में मई 1707 को साहू जी को अपनी गिरफ्त से रिहा कर दिया। ठीक, साहू ने धन्नाजी जादव को अपना सेनापति नियुक्त किया था और पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी कि कथन कौन सा चुनना है? सही कथन का आपको चयन करना है। तो ध्यान देना, औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो उनके बाद में उनका बेटा जो बहादुर शाह प्रथम है, जिसकी उम्र होती है लगभग कितनी 65 वर्ष की आयु में, जब वो बनता है बादशाह तो वो सबसे पहला काम करता है कि इसको रिलीज कर देता जेल से, साहू को। 1707 में ही औरंगजेब की मृत्यु होती है और बहादुर शाह गद्दी पर बैठता है, बहादुर शाह प्रथम, और वो सबसे पहले क्या करता है? साहू जी को जेल से छोड़ देता है। दूसरा स्टेटमेंट का है साहू ने धन्नाजी जादव को अपना सेनापति नियुक्त किया था। तो साहू ने किसको? धन्नाजी जादव को सेनापति नियुक्त किया। यह बात बिल्कुल सही है, इसलिए जो सही कथन है वो कौन सा है? केवल 2 है। ठीक, आंसर बी होगा। ठीक है, बी की जगह यहां गलती से जी टाइप हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। बी की जगह से डी टाइप हो गया, आंसर बी माना जाए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम शासक बना। इसके शासनकाल में औरंगजेब के दूसरे पुत्र आजम शाह ने साहू को 8 मई 1707 में मुगलों की कैद से क्या कर दिया? मुक्त कर दिया, आजाद कर दिया। साहू के दक्षिण भारत में पहुंचने के बाद इनकी चाची होती हैं ताराबाई के साथ में एक संघर्ष होता है जिसे खेड़ा का युद्ध कहते हैं 1707 में। साहू ने उन्हें पराजित कर दिया और सतारा में खुद मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाल ली। साहू ने धन्नाजी जादव को अपना सेनापति नियुक्त किया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। कथन कारण का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। साहू जी में प्रशासनिक, सैनिक व राजनीतिक गुणों का अभाव था क्योंकि साहू का पालन पोषण मुगल कैद में हुआ था। साहू को जेल में रहे थे, मुगल कैद में इनका पालन पोषण हुआ था। बोला इनमें जो है प्रशासनिक, सैनिक व राजनीतिक गुणों का अभाव था। क्योंकि अगर यहां पर लगाते हैं और अगर ये बात सही है,
और अगर आपने यहां पर कनेक्ट किया किसको, क्योंकि, क्योंकि लगाने के बाद में अगर आपने कनेक्ट किया तो ये बात सही है और ये भी सही है। आंसर होगा आपका ए, कथन और कारक दोनों सही हैं, उसकी व्याख्या सही करता। भाई जेल में पढ़ाई लिखाई कहाँ हो सकती, कैद में। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन पे जाते हैं हम। शाहू का पालन पोषण मुगल कैद में हुआ था, इसलिए उनमें प्रशासनिक, सैनिक व राजनीतिक गुणों का सर्वथा अभाव था। ऐसे व्यक्ति का मराठा शासक बनना जाना चुनौती भरा था। शाहू को मराठा गृहस्थ में सफलता बालाजी विश्वनाथ के समर्थन व सहायता से प्राप्त हुई थी। ताराबाई मराठा राजवंश की सर्वाधिक योग्य महिला थी। उनके नेतृत्व में मराठा की शक्ति में दिन प्रतिदिन वृद्धि हुई। बिल्कुल सही बात है, राजा राम की विधवा थी ये, क्या नाम था, ताराबाई। खेड़ा का युद्ध यानी कब होता है, ये 1707 में होता है। ताराबाई और शाहू के बीच लड़ा गया था, जिसमें ताराबाई विजय हुई थी। नहीं, ताराबाई इसमें हार गई थी। स्टेटमेंट कौन सा है दूसरा वाला गलत है। ठीक, और पूछा है स्टेटमेंट कौन से सही है, तो केवल एक सही है। ठीक, खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ, जिसमें ताराबाई को पराजित कर शाहू ने मराठा छत्रपति बने थे। पानीपत का तीसरा युद्ध है कि समय मराठों में सेनापति कौन था, तो ध्यान देना, मराठाओं का सेनापति कौन था, विश्वासराव भाऊ ये थे। ठीक, और वास्तविक सेनापति कौन थे, सदाशिवराव भाऊ, क्योंकि विश्वासराव बहुत छोटे थे। ठीक, मराठों का सेनापति विश्वासराव भाऊ था, नाबालिग थे, इसलिए वास्तविक सेनापति सदाशिवराव भाऊ थे। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं की सेना के बीच हुआ था। बड़ा खतरनाक युद्ध था, इस पे तो एक मूवी भी आ चुकी है। ठीक है, आगे देखते हैं। संगोला की संधि 14 जनवरी 1850 को बालाजी बाजीराव और छत्रपति राजा राम द्वितीय के बीच हुई। इस संधि के बाद मराठा छत्रपति न सिर्फ नाम का छत्रपति रह गया, बल्कि वास्तविक शक्तियां पेशवा को सौंप दी गईं। और बोला कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक, कीजिए, फिर से विचार कीजिए। संगोला की संधि बहुत महत्वपूर्ण है, 1850 को होती है, किसके, बालाजी बाजीराव और छत्रपति राजाराम। इस संधि के बाद मराठा छत्रपति सिर्फ नाम का छत्रपति रह गया, वास्तविक शक्तियां पेशवा को सौंप दी गई। पेशवा होता है प्रधानमंत्री और छत्रपति होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति मात्र एक रबर स्टाम्प है अब, और सारा का सारा करता धरता कौन है, पेशवा। तो पहला कथन गलत है, दूसरा वाला सही है। संगोला की संधि राजाराम द्वितीय के बीच हुई थी और बालाजी बाजीराव, उसमें राजाराम लिखे नहीं, राजाराम द्वितीय के बीच हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप अभी अभी पढ़े थे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है तो कौन होता है उस समय, वो होता है वॉरेन हेस्टिंग। कौन होगा, वॉरेन हेस्टिंग। तो ये होता है कौन, वॉरेन हेस्टिंग, ये बंगाल का गवर्नर है। आइए मिलान करना है। शिवगांव की संधि, वसीन की संधि, राक्षस भवन की संधि और दिल्ली की संधि। तो ध्यान देना, जैसे आपको पता है, एक संधि आपको पता है कि वसीन की संधि है जो सबसे लास्ट में होती है, कब, 1802 में। तो बी का कौन सा होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वी का 1 इसमें है नहीं, बी का 1 इसमें है नहीं, और बी का 1 इसमें भी नहीं। बी का 1 जो हमें मिल रहा है इसमें, इसलिए आंसर क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा, यानी ए का 2 है। तो शिवगांव की संधि 1718 में हो रही है। राक्षस भवन की संधि जो है वो 1763 में हो रही है। दिल्ली की संधि हो रही है 1719 में। ठीक, तो एक का मिलान कर लिया, एलिमिनेशन मेथड लगाया, सारे के सारे क्लियर हो गए हमारे। आगे आते हैं, दे रखा है शिवगांव की संधि। हाँ ध्यान देना, किन किन के बीच हुई ये भी महत्वपूर्ण है। तो शिवगांव की संधि जो होती है वो निजाम और मराठों के बीच है। वसीन की संधि 1802 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के साथ होती है। राक्षस भवन की संधि माधवराव प्रथम और निजाम के बीच हो रही है। दिल्ली की संधि बालाजी विश्वनाथ और मुगल सूबेदार सैयद हुसैन के बीच होती है। ठीक, तो ये किन किन के बीच हुई ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए, बाजीराव प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बाजीराव भाई सबसे बड़ा योद्धा मराठाओं का, बाजीराव प्रथम। बाजीराव ने मराठा साम्राज्य की विस्तार कृष्णा नदी से लेकर अटक कहाँ है, अफगानिस्तान में, और कटक कहाँ है, ओडिशा में। तो बोला कृष्णा नदी से लेकर अटक तक पहुंचा दिया, किसने, बाजीराव ने। और बोले इन्होंने पाल खेड़ा का युद्ध जीतकर दक्कन में मराठाओं को सर्वोच्चता स्थापित कर दी।
यानी कि पूरे मराठाओं में जो सबसे शक्तिशाली है वही बाजीराव, जिस पे बाजीराव मस्तानी मूवी आई है। ठीक, ये बहुत, यानी कि जिस प्रकार से समुद्रगुप्त ने एक भी युद्ध नहीं हारा था, अजय युद्ध हारा, ठीक उसी प्रकार से बाजीराव ने अपने जीवन में जितने भी युद्ध लड़े, 50 युद्ध लड़े, लेकिन एक में भी वो जो है कभी भी पराजित नहीं रहा। निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तो भैया इसके बारे में तो बहुत बड़ा योद्धा है, सूरवीर है, तो दोनों ही बातें क्या हैं? सही हैं। आइए देख लेते हैं। बाजीराव प्रथम ने मराठा साम्राज्य का विस्तार के लिए उत्तर दिशा में आगे बढ़ने की नीति का सूत्रपात किया। मराठों का पताका कृष्णा से लेकर अटक तक फहराते रहे। शिवाजी के प्रशासन के संदर्भ में कुछ कथन हैं और उन पर विचार कीजिए। क्या कहा है? उनकी प्रशासनिक व्यवस्था अधिकांश दक्षिणी राज्यों और मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था से प्रभावित थी। छत्रपति ही अंतिम कानून निर्माता, न्यायाधीश और सेनापति होता था, यानी राष्ट्रपति अंतिम, बोले कि सारी शक्तियां उसमें ही थी। और शिवाजी ने क्या किया था? बोले कि एक व्यक्ति इतना कार्यभार नहीं संभाल सकता, इसके लिए अष्टप्रधान। ठीक, पेशवा राजा का प्रधानमंत्री होता था, बिल्कुल सही है। सरकारी पत्रों और दस्तावेजों पर सिर्फ, और मैंने आपसे पहले क्या कहा है, जहां सिर्फ वाली कंडीशन आ जाए, सिर्फ आ जाए, केवल आ जाए, ही आ जाए, मात्र आ जाए, वो हमेशा क्या होता है? रॉन्ग होने की संभावना है। और पूछा है कि कौन से सही हैं, तो चौथा वाला कथन आपका गलत हो जाता है। 4 इसमें भी है, नहीं हो सकता। 4 गलत है तो उपयुक्त सभी हो नहीं सकते। 4 इसमें भी है, ये भी गलत हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड लगाने के बाद में हमारे पास में जो उत्तर बचता है वो क्या बचता है? 1 2 3 सही है। ठीक, आइए चौथा क्यों गलत है उसको देखते हैं। देखिए, सरकारी पत्रों तथा दस्तावेजों पर राजा के नीचे पेशवा अपनी मोहर लगाता था। ठीक है, तो पेशवा भी लगाएगा, वेरीफाई करता था। मराठा राजस्व प्रशासन के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? तो शिवाजी की राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी पर आधारित थी। ठीक है जी, आइए। तो पहले ही कहा था मैंने, इसी व्यवस्था को अंग्रेज भी अपनाता है, रैयतवाड़ी। राज्य कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए तकावी, एक वर्ड आएगा, उसे बोलते हैं तकावी। और तकावी जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए? जो सब्सिडी होती है, दिया जाता था। ठीक है, सब्सिडी भी मिलती थी, ये भी सही है। इस समय जागीर प्रथा समाप्त कर दी गई और अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता था, ये सही है। बंजर भूमि पर खेती करने वालों किसानों से पागा नामा कर लिया जाता था। तो भैया बंजर भूमि पर जो खेती कर रहा था उससे कोई कर नहीं लिया जाता था, इसलिए कथन जो है आपका कौन सा? चौथा वाला गलत है। 4th जो है वो गलत है। देखो, राज्य कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए तकावी ऋण देकर तथा बेकार भूमि पर खेती करने के लिए पहले कोई कर न लेकर प्रोत्साहित करते थे। शिवाजी के निर्देशानुसार 1679 में अन्नाजी दत्तो, नाम याद रखना, अन्नाजी दत्तो, ये है टोडरमल मराठाओं के, भू सर्वेक्षण करवाया था और एक नया राजस्व निर्धारण किया। यानी कि जो मराठाओं के जो मराठा हैं उनके जो टोडरमल हैं वो कौन है? अन्नाजी दत्तो। ठीक, निम्नलिखित पेशवा को कालाक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो व्यवस्थित करने पर आप देखते हैं कि कौन पहले, तो बाजीराव सबसे पहले, बाजीराव के बाद आता है बालाजी बाजीराव, फिर माधवराव नारायण, उसके बाद बाजीराव द्वितीय। तो पलट दे उनको, तो कितना हो जाएगा? 4 3 2 1। तो 4 3 2 1, डी ऑप्शन सही होगा। आइए कैसे? सबसे पहले देखते हैं बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा, फिर जो प्रथम पेशवा है वो वहाँ पे वो ऑप्शन में दिए नहीं है, बालाजी विश्वनाथ है, उसके बाद में बाजीराव आता है, फिर बालाजी बाजीराव आते हैं, फिर माधवराव है, फिर माधवराव नारायण है, फिर बाजीराव द्वितीय हैं। तो इनको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कथन और कारक का है। 1802 में बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य बसीन की संधि हुई क्योंकि 1800 में नाना फड़नवीस की मृत्यु हो गई। ठीक, क्योंकि 1800 में नाना फड़नवीस की मृत्यु हो गई और बाजीराव द्वितीय के लिए और अंग्रेजों के मध्य बसीन की संधि हुई। यानी कि अगर आप देखेंगे तो एक जो है वो क्या हो जाता है? असत्य है, किंतु आर सत्य है। नहीं 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 नहीं, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आंसर। हाँ, ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है, व्याख्या नहीं हो रही, इसलिए आंसर बी होगा। नाना फड़नवीस अंग्रेजों की चालों से परिचित थे, उन्होंने मराठाओं को सहायक संधि से दूर रखा, किंतु उनकी मृत्यु के पश्चात पेशवा बाजीराव ने अपना असली रूप दिखाया।
1801 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जसवंत राय होलकर के भाई बिट्ठू जी सिंधिया की हत्या कर दी, जिससे क्रोधित होकर होलकर ने पुणे पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की सेना को पराजित कर दिया। पूना पर होलकर का नियंत्रण हो गया। बाजीराव द्वितीय भागकर वसीन में शरण ली। 31 सितंबर 1802 को बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य वसीन की संधि हुई थी। कथन कारण दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं है। वारना की संधि के संदर्भ में कुछ कथन है, उन पर विचार करें, जो सही है उसका चयन करें। यह संधि पेशवा बाजीराव प्रथम के शासनकाल में कोल्हापुर के संभाजी द्वितीय और साहू के बीच हुई। इसके तहत कर्नाटक और कोंकण के प्रदेश संभाजी द्वितीय को प्राप्त हुए थे। ठीक, और बोलें कौन से कथन सही हैं, तो यहां हम चलेंगे डी की ओर, ए की ओर। हाँ, केवल एक कथन सही है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि कर्नाटक एवं कोंकण के प्रदेश संभाजी द्वितीय एवं साहू में क्या किए जाने थे, विभक्त किए जाने थे, ना कि उनको सौंपे जाने थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप देखते हो तो ये वाला जो है, आगे बढ़ते हैं अब इस पे प्रश्न में। तो मराठा राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो भाई है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को बोला जाता है द्वितीय संस्थापक हैं। साहू को मराठा गृहयुद्ध में सफलता बालाजी विश्वनाथ के समर्थन से प्राप्त हुई थी, इसलिए बालाजी विश्वनाथ शिवाजी के बाद मराठा राज्य के द्वितीय संस्थापक माने जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। 43 बोला है मराठा मैग्ना कार्टा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत बालाजी विश्वनाथ ने मुगल प्रतिनिधि हुसैन अली के साथ संधि की थी। उसके तहत मराठों को शिवाजी के राजस्व क्षेत्र कहे जाने वाले क्षेत्र से राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया था। ठीक, तो कुल मिलाकर के 1 और 2 दोनों ही कथन कैसे हैं, सही हैं, कोई डाउट नहीं है। तो ये संधि होती है कब, 1719 में। मराठाओं की ओर से मुगल सम्राट फर्रुखशियर के एक प्रतिनिधि हुसैन अली, ध्यान देना कि कौन होता है उस समय, फर्रुखशियर का एक प्रतिनिधि, क्या नाम है उसका, हुसैन अली खां के साथ संधि की, जिसे प्रसिद्ध इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य के इतिहास का मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र कहा है। दोनों कथन कैसे हैं, सत्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 44। नारायण राव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही कथन है उसका चयन कीजिए। तो किसकी बात हो रही है, नारायण राव। तो बोला गया है कि माधव राव प्रथम की मृत्यु के पश्चात नारायण राव पेशवा बने। चाचा नाना फडणवीस ने नारायण राव की हत्या कर दी। इनके चाचा थे, इनका नाम क्या था, नाना फडणवीस। उन्होंने क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक, और बोला कौन सा कथन सही है। ठीक, तो ध्यान देना, इसमें जो है पहला कथन सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है। दूसरा गलत ही है क्योंकि उनकी हत्या नहीं। माधवराव प्रथम की मृत्यु के पश्चात नारायण राव पेशवा बने, परंतु उनका शासनकाल अल्प रहा, क्योंकि उनके चाचा रघुनाथ राव या रंधोवा स्वयं पेशवा बनने की इच्छा रखते थे और उनकी क्या कर दी, हत्या। नाना फडणवीस ने नहीं की थी, रंधोवा या फिर किसने रघुनाथ राव ने। तो मराठाओं के एक अत्यंत योग्य सरदार नाना फडणवीस, मूल नाम क्या था, बालाजी जनार्दन और भानु और महादजी सिंधिया ने इसका विरोध किया और नारायण राव की विधवा गंगूबाई द्वारा इस समय जन्म दिए गए एक नवजात शिशु माधवराव नारायण द्वितीय, ध्यान देना नवजात शिशु है, यानी कि अब जो है कौन बनेगा, शिशु माधवराव नारायण सिंधिया को उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया उनकी मृत्यु के बाद, लेकिन चाचा को नहीं बनने दिया, मधोबा को। सूची दी हुई है कौन कहाँ के हैं। ठीक, तो ध्यान देना, आपने अभी अभी देखा था जो है होलकर हैं वो कहाँ के हैं, जो होलकर हैं वो इंदौर के हैं, सिंधिया ग्वालियर में आ जाते हैं, गायकवाड़ बड़ौदा के हैं और भोंसले नागपुर महाराष्ट्र, आशा भोंसले यानी कि नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक, तो इनका मिलान कर लीजिए आप, सही लिस्ट मिल जाएगी आपको। ये देखिए, ये रही सिंधिया ग्वालियर, होलकर इंदौर, गायकवाड़ बड़ौदा और भोंसले नागपुर। रणजीत सिंह के प्रशासन के संदर्भ में कुछ कथन हैं। उन्होंने अपनी सरकार को भी सरकार ए खालसा भी कहा, उन्होंने अपनी सरकार को भी सरकार ए खालसा जी कहा। रणजीत सिंह ने अपने सिक्कों को नानकशाही सिक्कों के नाम से चलाया। ठीक, तो बोले कि कौन से कथन जो है असत्य हैं, तो ध्यान देना ये दोनों ही स्टेटमेंट आपसे पूछा क्या गया है, असत्य पूछ रहा है, और जबकि एक भी सही है और दो भी सही है, यानी कि में से कोई नहीं। आइए स्पष्टीकरण देखते हैं।
उन्होंने अपने राज्य को प्रांतों में बांट रखा था। प्रत्येक प्रांत के लिए किसको नियुक्त किया था? एक नाजिम के अधीन। प्रांत जिलों में विभक्त थे जो कारदार के अधीन था, और गांव में पंचायत प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रही थी। ठीक, तो इनका जो है एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था। टीपू सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य का चयन करें। क्या चुनना है? इसमें भी असत्य चुनना है। टीपू अपने 2 रुपए के सिक्के को इनामी सिक्का कहता था। टीपू ने अपनी सरकार को सरकार ए खुदादाद की औपचारिक नाम दिया था। और बोला कौन सा कथन असत्य है? तो पहले हम इससे चर्चा कर चुके हैं। हैदर अली ने अपने नाम से कोई सिक्का प्रचलित नहीं किया था, लेकिन टीपू ने किया था। तो आंसर हो जाएगा इसका एक, केवल एक गलत है। ठीक, क्यों? आइए देखते हैं। हाँ, अपने 2 रुपए के सिक्के को हैदरी कहता था, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के चचेरे भाई हैदर अर्थात हजरत अली के नाम पर रखा था। उसके 1 रुपए के सिक्के को इमामी कहा जाता था, जो कि अली के शुरू होने से था, जो 12 इमामों की याद दिलाता था। उसने अपनी सरकार को सरकार ए खुदादाद यानी खुदा की दी हुई हुकूमत का औपचारिक नाम दिया था। बाजीराव प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। बाजीराव प्रथम ने अपना कार्य संचालन सतारा के स्थान पर पुणे से प्रारंभ किया, और बाजीराव ने ही मराठा संघ की स्थापना की। तो बिल्कुल सही है। दोनों ही स्टेटमेंट इसमें कैसे हमारे? दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, क्योंकि ये महान योद्धा के बारे में कोई बात तो गलत हो ही नहीं सकती। ठीक है, दोनों ही स्टेट हैं। आइए, समर्थक मराठा सरदारों को पुणे के अधीन रहकर शक्ति में वृद्धि करने का आदेश दिया। ठीक है। 49 पूरा है कि नौनिहाल सिंह रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों में सबसे अयोग्य थे। भाई गलत बात, यही तो सबसे योग्य था, सबसे योग्य। फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जैकमॉन्ट ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है। बिल्कुल सही बात है जी। ठीक, तो कौन सा सही है? असत्य कथन। तो असत्य कौन सा हो जाता है? केवल एक, यानी कि पहला वाला कथन क्या है? गलत है, दूसरा वाला सही है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। कहा गया है, कथन और कारक है, रणजीत सिंह हितकारी स्वेच्छाचारी शासक था, क्योंकि रणजीत सिंह के राज्य का स्वरूप मिश्रित था। इसलिए लगाओ या क्योंकि लगाओ, कहीं से भी बात फिट नहीं बैठ रही है, इसलिए आंसर बी होगा। क्या कथन कारक दोनों सही हैं, लेकिन कथन की व्याख्या कारक सही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दोनों कथन उचित होने पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए ये हमारा आज का सेगमेंट हुआ पूरा। अगले फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।